बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और हम यहाँ पे 9th क्लास का चैप्टर 4 बायो का पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स पढ़ लिए थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में भरपूर आराम भी कर रहे होंगे और 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे होंगे और डेली बेसिस पे कुरान पाक की तिलावत की आदत ज़रूर डाल लें आप लोग। आपके पास ये गोल्डन टाइम है कि इस वक्त में आप अपनी बेहतरीन जो हॉबीज़ हैं वो डेवलप कर सकती हैं। एक पॉजिटिव फॉर्म में सोचें कि हमने इस टाइम को किस तरह से यूज़ करना है घर पे रहते हुए, और एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ये सब कुछ हम नमाज और कुरान का एक फ़िक्स टाइम बना लें कि हमने इसमें पढ़ना है। और साथ ही साथ में आपके सराउंडिंग में अगर घर में प्लांट्स वगैरह हैं तो उनकी लुक आफ्टर करना शुरू कर दें, तो देखिएगा कि आप अपने आप को कितना फ्रेश फील करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन है बच्चों ऑर्गेनल्स हम पढ़ रहे हैं, और आज की जो ऑर्गेनल है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखेंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, कैसी होती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेसन्स में हम पढ़ रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी लोकेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नाम लंबा लग रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको शॉर्ट फॉर्म में ERB का लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are basically network of interconnected channels. Network of interconnected. जी, endoplasmic reticulum is the network of interconnected channels. अब ये क्या है, नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का कैसा होता है, इसको मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी आपको बताने जा रही हूँ। इफ़ दिस इज़ द न्यूक्लियर इन्वेलप, मैं पूरा न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं करूँगी, और यहाँ पे एक सेल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये ख़ास कुछ नालियों का सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्टेड है। न्यूक्लियर इन्वेलप से स्टार्ट हो जाती हैं बननी, और ये इस तरह से पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, आप देख रहे हैं ये नालियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, और ये बहुत ज़्यादा सेल के अंदर पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई हैं। ठीक है, और ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। यहाँ पे भी हम कुछ बना देते हैं। बुक में, हमारी बुक में उसका 3D उसका एलुजन दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। आप देख रहे हैं ये कुछ चैनल्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब these interconnected channels are present throughout the cell from cell membrane to न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये पाए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
types of endoplasmic reticulum are there. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं. First one is named as rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. And second one type is smooth endoplasmic reticulum. अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे हैं और ये क्या काम करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर रफ अपीयरेंस देते हैं. रफ इसलिए ये कहलाते हैं क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर ढेर सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं. ड्यू टू दीज राइबोसोम्स दे हैव द रफ अपीयरेंस. अभी हमने प्रीवियस लेसन में राइबोसोम्स के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको कहा भी था कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म और इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पर दिस वन इज नेम्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ क्यों है? रफ है ड्यू टू presence of न्यूमरस ढेर सारे राइबोसोम्स की वजह से. ठीक है बच्चों, राइबोसोम्स की वजह से ये रफ अपीयरेंस रखती हैं. जबकि इसी की दूसरी तरफ मैं दूसरी टाइप्स भी बताने जा रही हूँ. आपको ये इनकी सरफेस स्मूथ नज़र आ रही है because they do not contain ribosomes. They have the smooth surface, so these are named as smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. They are smooth due to absence of ribosomes. They are smooth. उनकी सरफेस स्मूथ होती है. ठीक है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? क्यों ये रफ होते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है बच्चों, तो क्या दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि उसके अंदर प्रोटीन्स राइबोसोम्स पाई जा रही हैं और इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होती हैं, इसलिए ये स्मूथ होते हैं. ठीक है, अब फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? फंक्शन, काम क्या करेगा ये? क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. किस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस due to presence of these ribosomes. ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. हमें पता है कि राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वही काम करेंगे जो राइबोसोम्स का हो जाएगा. इट मीन्स कि ये इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में. जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ है और ये सेल के अंदर
बिल्कुल भी राइबोसोम्स नहीं रखता है, दे आर वेरी स्मूथ, तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं बच्चों, उन फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। स्मूथ, क्योंकि रफ का तो एक ही फंक्शन था और वो याद भी रहता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू राइबोसोम्स। ठीक हो गया? तो ये जो फंक्शन करता है, फर्स्ट फंक्शन है इसका, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। नाउ व्हाट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म? सेल के अंदर जितने भी लिपिड से रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, लिपिड की डाइजेशन है, लिपिड को डिग्रेड करना है या उसको स्टोर करना है या उससे एनर्जी लेनी है, जितने भी लिपिड से रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, लिपिड्स, यू आर फेमिलियर कि लिपिड्स फैट्स के लिए ये टर्म यूज़ होती है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होते हैं। यानी लिपिड के ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। दूसरा फंक्शन है बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को भी कंट्रोल करता है इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के एक हिस्से से मॉलिक्यूल्स को उठाकर दूसरे हिस्से तक पहुंचाना भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। सेल के अंदर ही मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। और थर्ड वन फंक्शन है डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स। डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स। सेल के अंदर बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल्स भी समटाइम आ जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू सम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिसके नतीजे में कुछ हार्मफुल केमिकल्स या पॉइजन्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके जहरीले असर को ख़त्म करते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिक जहरीले असर को कहते हैं, और डिटॉक्सिफाई करना मीन जहरीले असर को ख़त्म करना है, ज़ाया कर देना है, वेस्ट कर देना है। यानी कोई भी हार्मफुल केमिकल है इनसाइड द सेल, वो सारे के सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके उस पॉइजनस इफ़ेक्ट को ख़त्म करके सेल के लिए उसको हार्मफुल नहीं रहने देता है। ठीक है, दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स कंट्रोल करता है इनसाइड द सेल। नंबर 3, डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। जितने भी पॉइजनस मटेरियल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं जो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए होंगे, उनको या सेल में आ गए हैं, उनको कंट्रोल करके उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके पॉइजनस इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये था बेटे आज का हमारा लेसन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लॉन्ग में भी आया करता है, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आपने डायग्राम के साथ ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं फाउंड इनसाइड द सेल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। इट मीन्स कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और इंटरकनेक्टेड चैनल्स का मतलब है ये आपस में जुड़ी हुई खास किस्म की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो ढेर सारी पॉइंट्स से आपस में जुड़ी भी हुई हैं, इंटरकनेक्ट हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, चैनल्स हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है, रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर क्या चीज़ पाई जा रही है? राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं
जिसकी वजह से ये टाइप RER कहलाती है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस स्मूथ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इनके अंदर वो राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो स्मूथ है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी पूछे जा सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शंस आपने मार्क कर लेने हैं। व्हाट आर दीज फंक्शंस? फर्स्ट फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म मीन्स लिपिड से रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस टाइप में हो रहे हैं, स्मूथ में। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रही है, तो वो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ही, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थर्डली ये कि ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है हार्मफुल केमिकल्स को। सेल्स के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे उनको, उनके जहरीले असरात को ख़त्म कर देगा, डिटॉक्सीफाई कर देगा। बच्चों शॉर्ट में ये इस तरह से भी आ सकते हैं, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप जस्ट ये बताएंगे कि ये क्या होते हैं और टाइप्स तक इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देंगे, ठीक है। ये इस तरह से भी आया है, व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम इट्स 2 टाइप्स, तो यू हैव टू राइट इट्स नेम, ठीक है। एक शॉर्ट आया करता है फ्रीक्वेंटली, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है एज इट इज़, कैसे होते हैं, क्यों रफ हैं, क्यों स्मूथ हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो आपकी बुक में उन्होंने जिस तरह से हेडिंग्स के साथ दिया है, 2-2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने एक तो उसकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताया है, दूसरा उनका फंक्शन का बताया है, तो आपने ये लिखने होंगे। और अगर ये डिफरेंस भी नहीं आते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी आ चुके हैं, व्हाट आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली रफ, ठीक है। और अगर आ गया है व्हाट आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यू विल एक्सप्लेन ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और उसके फंक्शन बताएंगे जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला ऑर्गेनल है, दैट इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस कैसे होती है ये स्ट्रक्चर? पहली बात तो ये कि ये एक फिजिशियन थे, इटालियन फिजिशियन थे, जिन्होंने सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। इटालियन फिजिशियन थे। कैमिलो गोल्जी, इनका नाम था कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने कुछ खास स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर स्टडी की थी। स्टडीड फ्लैटेंड सैक्स, कुछ खास स्ट्रक्चर्स थी जो फ्लैटेंड, जो थोड़ी सी फैली हुई चपटी थी और थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स थी। फ्लैटेंड सैक्स इन्होंने स्टडी की थी वेरी फर्स्ट टाइम। और ये जो सैक्स हैं इस तरह की थी। ढेर सारी इस तरह की ये चपटी और थोड़ी सी फैली हुई सी थैलियाँ थीं। इस एक को तो नाम दिया उसने सिस्टर्नी का, सिस्टर्नी। और सेल के अंदर
ये सिस्टर्नी जो हैं ये एक स्टॉक की फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ढेर सारी पाई जाती हैं। इस पूरे स्टॉक को कैमिलो गोल्जी ने नाम दिया था। एक फ्लैटेंड सैक को कहा था, फ्लैटेंड सैक को नाम दिया था सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी। और ये स्टॉक जो पूरा ढेर पड़ा हुआ है उसको नाम दिया गया, स्टॉक ऑफ सिस्टर्नी was named as गोल्जी अपरेटस। इसको नाम क्या दिया गया? गोल्जी अपरेटस, बाय द नेम ऑफ इट्स साइंटिस्ट गोल्जी अपरेटस। और इसको एक और नाम भी दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। बच्चों ये ऐसी फ्लैटेंड सैक्स हैं जो कि पाई जाती हैं प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल्स में भी हैं और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। किसने इसको डिस्कवर किया था? इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने सबसे पहले कुछ खास सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक्स स्टडी की। उन फ्लैटेंड थैलियों को नाम दिया सिस्टर्नी का, और वो सिस्टर्नी का जो स्टॉक था, ढेर था, उसको नाम दे दिया फिर गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब ये काम क्या करते हैं? प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है अब ये देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को, जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर हैं, और यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को ला रहे हैं, ये वेजिकल्स लेके आ रहे हैं, कुछ खास ये स्ट्रक्चर्स हैं, वेजिकल्स कहलाते हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स को ला रहे हैं टुवर्ड्स दीस गोल्जी अपरेटस। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी सिस्टर्नी जो हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स को पैक करेगी, मॉडिफाई करेगी, और इन्हीं मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अब इस तरह से चेंज कर देगी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको लेके आए थे, अब इन मॉलिक्यूल्स को उसने जो वेजिकल्स के थ्रू रिसीव किया था उनको मॉडिफाई कर देगी। उन मॉलिक्यूल्स, उन सेक्रीशंस की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, और इवन के ये अब कहलाएंगे गोल्जी वेजिकल्स। जब ये इस सेक्रीशन को पैक कर देंगे इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या कहलाएंगे? गोल्जी वेजिकल्स कहलाएंगे। और ये गोल्जी वेजिकल्स इन मॉलिक्यूल्स को लेकर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट भी करेंगे ये गोल्जी वेजिकल्स। जहाँ पे सेल की ज़रूरत है, सेल को ज़रूरत है इन मॉलिक्यूल्स की, तो वो वहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को दे देंगे। और अगर सेल के बाहर भी, सेल के एक्सटीरियर भी इन मॉलिक्यूल्स को भेजना है, तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर ये सेल के बाहर भी इसको रिलीज आउट कर देंगे। दीज आर द गोल्जी वेजिकल्स, जो उन सेक्रीशंस को जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्होंने रिसीव किए होंगे, उस केमिकल्स को, उन सेक्रीशंस को मॉडिफाई करता है, यानी उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है उन मॉलिक्यूल्स की, उन सेक्रीशंस की, और उनको स्टोर कर लेता है इनटू अ मेम्ब्रेन लाइक सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेजिकल्स। और जब ये मॉलिक्यूल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ला रहा है, वो उसको लाकर जब गोल्जी वेजिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे,
तो ये गोल्जी वेसिकल्स उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, सेल के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी लेके जा सकते हैं, और सेल के बाहर एक्सटीरियर टू द सेल भी उसको रिलीज कर देंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। एक्सटीरियर टू सेल भी उस मॉलिक्यूल्स को मूव आउट कर देंगे। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, जो कि कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले स्टडी किए थे, और ये पाए जाते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। बच्चों, इसके साथ ही ये सेक्रीशंस को मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई एंड स्टोर सेक्रीशंस coming from एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट भी करता है और सेल के बाहर भी मूव कर देता है। आपकी साइड बॉक्स में उन्होंने ये भी बताया है कि ये ऑर्गेनेल्स को इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही नाम दे दिया गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी वेसिकल्स का, या गोल्जी अपरेटस का। और इसी एफर्ट पे कैमिलो गोल्जी को मेडिसिन में और फिजियोलॉजी की फील्ड में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1906। कैमिलो गोल्जी गॉट नोबेल प्राइज़। ये बहुत बार MCQs में ये डेट पूछी जा चुकी है, तो आप इस साइड बॉक्स को हाईलाइट करेंगे फॉर MCQ। गोट नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन, कब इन्होंने लिया था? 1906 में, इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये अक्सर आपको शॉर्ट में ये ऑर्गेनेल्स गोल्जी अपरेटस दिया जा सकता है। व्हाट आर गोल्जी अपरेटस और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। तो आपने देखा कि फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये, और स्ट्रक्चर्स कैसी हैं। ये फ्लैटेंड सैक्स है, फ्लैटेंड सैक्स हैं, और एक इस फ्लैट जो सैक है इसको हमने नाम दिया है सिस्टर्नी का, एंड द स्टॉक ऑफ सिस्टर्नी इज नेम्ड एज गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये मॉलिक्यूल्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करना और फिर उसको स्टोर कर लेना, इनका काम है। उन मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर लेना, और अगर सेल के अंदर उसकी ज़रूरत है तो सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करना, और इवन के सेल के एक्सटीरियर भी, सेल के बाहर भी उसको मूव करवाने में ये गोल्जी वेसिकल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया है गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बाद हम स्टडी करेंगे लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स भी बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। जी बच्चों, थर्ड वन टाइप है ऑर्गेनेल्स की जो आज हम पढ़ेंगे। आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जी, लाइसोसोम को बेल्जियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, बेल्जियन के साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन रेने डी डवे। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में कुछ खास स्ट्रक्चर्स को, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया था क्रिश्चियन रेने डी डवे ने, और बहुत ही इन्होंने एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, खास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। बाउंडेड स्ट्रक्चर्स
ये दूसरी, जैसे कि हमने ऑर्गेनेल्स बहुत सारी पढ़ी हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, उन्हीं की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सेल के लिए समटाइम बहुत इम्पॉर्टेंट काम तो करते ही हैं, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ना होते तो सेल के लिए नुकसान भी हो सकते थे ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेट्स से दिस इज़ द लाइसोसोम और इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये फंक्शन कैसे करते हैं? सेल के अंदर ही कुछ खास और स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं विच आर नेम्ड एज वैक्यूल। अभी हम नेक्स्ट लेसन में इनको डिस्कस करेंगे। वैक्यूल सेल के अंदर, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी ये वैक्यूल पाए जाते हैं। ये सेल के अंदर दोनों तरह की मटेरियल्स रखते हैं, लाइक फूड भी हो सकती है, फूड वैक्यूल भी होते हैं। सम टाइम वैक्यूल के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनको हम फूड वैक्यूल कह सकते हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी सम टाइम नाम देते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये फूड वैक्यूल है, तो ये कैसे काम करेगा? ये फूड वैक्यूल जो है जिसके अंदर फूड पाई जाती है, ये लाइसोसोम जो है इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इस फूड को ब्रेक कर देंगे। इस तरह से सेल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का सिस्टम भी नेचर ने रखा है, और ये इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे। और फूड को ब्रेक कर देंगे इनटू सिंपल कंपाउंड्स। समटाइम ये वेस्ट सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जिनको ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स वैक्यूल्स के साथ अटैच होकर फ्यूज होकर उनको मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन कर देंगे। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जो 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन रेने डी डुवे ने डिस्क्राइब किए थे। ये भी फिजिशियन थे, और बच्चों इन साइंटिस्ट को भी 1974 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में। ये भी बात उन्होंने साइड बॉक्स में बताई है, आप उसको भी, उस डेफिनेशन को भी हाईलाइट करेंगे। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। और व्हाट आर लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स क्या होते हैं, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? सेवरल टाइम एग्जाम्स में आ चुका है। These are single membrane bounded structures contain strong digestive enzymes। और फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे? ये फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि ये किसी भी वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएंगे। दिस इज द वैक्यूल, और उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, और उसके अंदर इन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस फूड के साथ मिलाकर फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड वैक्यूल या कोई भी ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, उन वेस्ट सब्सटेंसेस को भी ब्रेक करने का काम करेंगे ये। ठीक है, तो ये थे लाइसोसोम्स। क्योंकि ये हमारी बुक में बहुत थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो एक ऑर्गेनेल जो है वो दूसरे के साथ मिलाकर भी हमें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और व्हाट आर लाइसोसोम्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इतना छोटा सा है तो ये नहीं आ सकता, नहीं, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है।
इसका फंक्शन आपने बताना है कि इट कंटेन ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये फंक्शन क्या करता है, फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और उसके ऊपर वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है और इस तरह से फूड को डाइजेस्ट करता है इनसाइड द सेल। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में, देन एट द एंड लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा है। आप इनकी डायग्राम्स और लेसन को अच्छी तरह से याद करेंगे। सो आप प्लीज़ घर पर रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।